हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे एंड क्या इनके क्रिटिक्स हैं और क्या इनके फेवर में पॉइंट्स हैं वो सब जानेंगे आज। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये टॉपिक आपका न्यूज़ में क्यों रहा था। ये इसीलिए रहा है बिकॉज बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की बात कर रही हैं कुछ स्टेट्स, जैसे कि आपकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ एग्जांपल दिया है मैंने आपको, जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि अब आपके ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस से शिफ्ट करेंगे। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली अप्रैल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक कमेटी फॉर्म की है जिसके हेड हैं फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, ताकि वो देख सके कि क्या इशू आता है आपका पेंशन स्कीम्स को लेकर। ठीक है। एंड देखना वो उनका काम है कि वो कंसिडर करेंगे कि क्या कोई भी चेंजेस आपके ज़रूरी हैं। जो अभी फ़िलहाल स्कीम चल रही है वो है न्यू पेंशन स्कीम, इसमें कोई चेंजेस लाने की क्या ज़रूरत है, इस बारे में आपकी कमेटी कंसिडर करेगी। ठीक है। एंड वो ये भी देखेगी कि अगर कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एनपीएस में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको टैकल किया जा सके। ठीक है। सो इसी वक्त जब ये कमेटी अभी देख रही है पूरे इशू को, तो उस टाइम पे कुछ स्टेट्स ने एक प्रपोज़ल दिया है। ठीक है। उन्होंने प्रपोज़ल सेंड किया है कमेटी को। एंड अब वो प्रपोज़ल क्या है, उस प्रपोज़ल में स्टेट्स ने कहा है कि आप ना क्या करो, एक एश्योर्ड पेंशन कर दो। ठीक है। पेंशन फिक्स कर दो कि इतना मिनिमम लेवल ऑफ पे तो हर एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट दिया ही जाएगा। ठीक है। ये आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ पे होगा ये आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। ठीक है। इसके ऊपर बेस नहीं है, बस आप अपनी तरफ से एक मिनिमम लेवल ऑफ पे कर दो। ठीक है। जैसे कि मिनिमम लेवल ऑफ पे को कह रहे हैं कि आपका सिमिलर टू ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही हो जाएगा ये। ठीक है। लेकिन हाँ, इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ पे है वो बहुत ज़्यादा कम मत करना। ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट एक और आपका मॉडल भी प्रपोज किया गया है। सेकंड जो मॉडल प्रपोज किया गया है उसके अंदर बोला गया है कि आपने एक काम करो, दोनों ही जो पेंशन स्कीम्स हैं ओपीएस एंड न्यू पेंशन स्कीम, इन दोनों को ही कंबाइन कर दो। इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया फ्रेमवर्क ले आओ जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी डिफाइंड होगा जो एम्प्लॉयज़ देंगे, एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो भी डिफाइंड होंगे। ठीक है, ये बोला गया है। अब हम बात करते हैं कि आपका क्या क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या कुछ आपके स्टेट्स, इस तरह की डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं। सो ये कहा जा रहा है कि देखो, अभी इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट करने की बात की जा रही है कि भाई एम्प्लॉयज़ को अपनी पेंशन के लिए जो रिटायर होंगे उस टाइम उन्हें जो पेंशन मिलेगी, उस वक्त जो कंट्रीब्यूशन इन्हें अभी से करना पड़ रहा है, उस वक्त की पेंशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन इन्हें अब से करना पड़ रहा है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ एडजस्ट इसीलिए कर रही हैं क्योंकि अभी चल रहा है इलेक्टोरल साइकिल। ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली अनाउंस हो चुका है कि 5 स्टेट्स जो हैं उनके अंदर अभी इलेक्शन होगा इसी साल में नवंबर में, एंड आपके नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर आपके लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। सो कह रहे हैं इस तरह की एडजस्टमेंट सिर्फ इलेक्टोरल वजहों से की जा रही हैं। यहाँ पर इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल कंसिडर कर रही हैं सिचुएशन को कि किस तरीके से वोट बैंक मिल जाए, हमें एक अच्छा खासा वोट बैंक हो जाए। वो आपका इकोनॉमिक लॉजिक को देख ही नहीं रही हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो इकोनॉमिकली इतनी वाइबल नहीं थी, इतनी प्रूडेंट नहीं थी, उसको नहीं लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं सोच रहे हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ठीक है। सो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो क्रिटिक्स हैं जो इन पार्टीज़ के स्टेप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो ये कहते हैं देखो ऐसा कोई भी आप स्ट्रक्चर ले आओ, चाहे उसमें आप पेंशन जो भी आप प्रोवाइड करोगे ना एम्प्लॉयज़ को, वो आपकी पेंशन चाहे कम हो,
लोअर हो देन द ओल्ड पेंशन स्कीम वाली से, तो भी ना आप क्या करोगे, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ा दोगे। ठीक, तो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि चाहे आप ओल्ड पेंशन स्कीम से कितनी ही कम पेंशन वाली आप स्कीम ले आओ, लेकिन जिस स्कीम में आपने जैसे ही लिख दिया कि भाई डिफाइंड बेनिफिट होगा, ठीक है, तो उस वक्त आप उसी में ही बर्डन इंक्रीज कर देते हो गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, सो ये क्रिटिक्स डाल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब देखते हैं एक नया और मॉडल आया है जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेकर आई है थ्रू इट्स बिल आंध्र प्रदेश गारंटेड पेंशन सिस्टम बिल 2023, जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली पास भी कर दिया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम और जो न्यू पेंशन स्कीम के नेगेटिव्स थे, क्रिटिसिज्म थे, उनको ओवर पावर करने के लिए अब एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यू गारंटेड पेंशन सिस्टम स्कीम। सो इसे आप बोल सकते हो जीपीएस, गारंटेड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं वो। एंड वो जो ये अभी स्टेप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो हो सकता है कि ये एक मॉडल बन जाए, पोटेंशियल मॉडल हो दूसरे स्टेट के लिए फ्यूचर में, कि वो भी सोचे हाँ चलो हम जीपीएस करते हैं, ओपीएस एंड एनपीएस को छोड़कर वो जीपीएस की तरफ मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं, जिनकी वजह से आपकी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी ये जो जीपीएस का ऑप्शन है, ये जो आइडिया है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। ठीक है, और उन्होंने कहा भी है कि वो इस ऑप्शन को काफ़ी थरली एक्सप्लोर भी करेंगे। ठीक है, कि कितना ये फिजिकली प्रूडेंट है गवर्नमेंट के लिए। सो लेट्स सी, एक एक करके पहले स्कीम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जीपीएस समझेंगे, फिर हम देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या और फिर न्यू क्या है, और तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ताकि हमें हमारे आंसर्स के लिए समझ आ सके कि कौन सा वाला बेटर ऑप्शन है। ठीक है, सो देखो फीचर्स में अगर हम जीपीएस की बात करते हैं तो जीपीएस में कहा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको जो भी मंथली पे मिल रहा है उसका 10% ऑफ देयर बेसिक इनकम, उनकी बेसिक इनकम का 10% हर महीने उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। और वहीं पर साथ ही में जो आपकी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो उतना ही मैच करके, जितना एम्प्लॉय ने 10% दिया है ना, उतना ही 10% मैचिंग का गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को गारंटेड पेंशन दी जा सके। एंड ये भी कहा गया है कि आपको जो ये गारंटेड पेंशन दी जाएगी एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट, वो उसकी लास्ट रिसीव्ड वेज का 33% होगा। सो समझ आया? देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉय की तरफ से उसकी बेसिक इनकम का हर महीने 10% जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी 10% एग्जैक्ट सेम जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जितना भी फंड आपका बनेगा, यहाँ पे जितना भी फंड आपका कलेक्ट हो जाएगा, इसी में से आपको 33% जो आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसका 33% एज ए पेंशन वो एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, जो भी लास्ट रिसीव्ड वेज होगी उसका 33% मिलेगा। ठीक है, ये बोला गया है। एंड आगे ये भी बताया गया, एक और प्रोविजन इस स्कीम में ये भी है कि अगर मान लो आपका एम्प्लॉय चाहता है कि मैं तो 14% कंट्रीब्यूट करूँगा अपनी मंथली वेज का, ज़्यादा मैं अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहता हूँ पेंशन के लिए, सो गवर्नमेंट जो है उसको मैच करते हुए 14% कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट भी 14 कर देगी। एंड जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉय को जो गारंटेड पेंशन मिलेगी वो उसे मिलेगी 40% ऑफ देयर लास्ट विड्रॉन सैलरी। ठीक है, सो पहले क्या था, अगर 10% कंट्रीब्यूट करोगे तो गारंटेड कितना था, 33% ऑफ लास्ट विड्रॉन था। अब बोल दिया है कि नहीं, अगर आप 14% कर रहे हो तो आपको 40% मिलेगा। इसी स्कीम में ही दिया हुआ है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन हो गया 10% कंट्रीब्यूट करो या 14% कंट्रीब्यूट करो, उस अकॉर्डिंग आपको गारंटेड पेंशन मिल जाएगी आपकी ऑफ लास्ट विड्रॉन सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर आप नहीं जानते कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, सो वेट फॉर इट, अभी बताते हैं। लेकिन आपको जिनको पता है उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पे किया क्या गया है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है
उसको भी इन्होंने ऐड कर दिया, इसके एस्पेक्ट को भी ऐड किया है, एंड जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके एस्पेक्ट को भी ऐड किया है। क्योंकि अब देखो, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, मतलब एम्प्लॉय को बोल दिया गया 14% या 10% में से एक पर्टिकुलर आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा अपनी पेंशन के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है कि इतना कंट्रीब्यूट करना है। वहीं पर ओल्ड पेंशन स्कीम का जो आपको एक एश्योरेंस मिलती थी कि आपको इतना पे तो मिलेगा ही मिलेगा एज ए पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, वो यहाँ पर भी कर दिया गया है। बेनिफिट जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट एज पेंशन मिलेगा वो भी डिफाइंड है। कैसे कि भाई यहाँ बोला है ना 33% आपको मिलेगी, गारंटेड पेंशन है, 40% ऑफ आपकी लास्ट विड्रॉन मिलेगी, ये आपकी डिफाइंड है, बोल दिया ना। सो ये चीज़ आपकी शो कर रही है कि ये बेनिफिट्स हमारे डिफाइंड है, ठीक है। एंड ये आपका कंट्रीब्यूशन है बाय द एम्प्लॉय, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इज डिफाइंड एज सिमिलर टू न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। सो ये था आपका गारंटेड पेंशन स्कीम। अब हम देख लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या करते हैं कि आपका मान लो आप रिटायर हो गए, आपने पूरा टाइम अपना जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने गवर्नमेंट जॉब की, आपका टेन्योर था, उस अकॉर्डिंग आपने काम किया। जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो जो भी लास्ट आपने सैलरी विड्रॉ की है, आपको मिली है लास्ट सैलरी, उसका 50% एज मंथली पेंशन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मान लो अगर आपने लास्ट विड्रॉन आपकी 50,000 है जब आप रिटायर हुए हो, तो इसका 50% कितना 25,000 आपकी पेंशन हो जाएगी मंथली, ठीक है। एंड ये 25,000 कौन देगा? गवर्नमेंट देगी आपको, ठीक है। सो जो ये पेंशन का ये बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफाइंड है ना, डिफाइंड ही है, क्योंकि ये 50% ऑफ लास्ट विड्रॉन सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बोला जाता है कि ये स्कीम है डिफाइंड बेनिफिट की, कि आपका बेनिफिट डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरी पेंशन का कॉस्ट है, ये कौन बेयर कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय ने अपनी पेंशन अपनी सैलरी को यूज़ नहीं किया है, यहाँ सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जा रहा है। सो ये जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट ने 2004 में से अबंडन कर दिया था, ठीक है। और वो क्यों कर दिया था वो अभी देखते हैं। सो इसके लिए अब हम जानते हैं सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम है क्या। देखो, न्यू पेंशन स्कीम का बैकग्राउंड ये है कि 2004 तक आते आते उस टाइम पर जो न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह भी चल रहे थे ना, उस टाइम पे भी काफ़ी देखा जा रहा था अर्ली 2000 के टाइम पर कि ये जो पेंशन डेप्ट है, जो गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए पेंशन देना होता है, ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, अनकंट्रोलेबल लेवल्स पे पहुंच चुका था, ठीक है। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का इस स्कीम पर स्विच करने का जो वन ऑफ द रीज़न है वो यही है, ठीक है। मेजर रीज़न यही था क्योंकि गवर्नमेंट के लिए देखो सारा ये जो पेंशन का पैसा है गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से देना है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ये पैसा लाएगी कहाँ से इतना सारा? जैसे जैसे आपके एम्प्लॉयज़ रिटायर होते जाएंगे आपको तो पैसा देना होएगा, ठीक है। सो इसीलिए आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को अबंडन किया एंड न्यू पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट किए। एंड ये जो शिफ्ट था फ्रॉम ओल्ड पेंशन स्कीम टू न्यू पेंशन स्कीम, ये आपका ओएसिस रिपोर्ट की वजह से भी हो गया, क्योंकि ओएसिस रिपोर्ट बेसिकली आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं ना, उनके लिए एक ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक अपना प्रपोजल रखा था। क्योंकि देखो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं ना वर्कर्स, उनको थोड़ी ना कोई बेनिफिट मिलता है रिटायर होने के बाद, ओल्ड एज में जब वो रिटायर हो जाएंगे। सो उनको ओल्ड एज में इनकम सिक्योरिटी हो सके, जैसे पेंशन मिलती है ना वैसे उनको एक सर्टेन अमाउंट हर मंथली मिल जाए, उनके लिए सिक्योरिटी बन सके। तो उसके लिए ओएसिस रिपोर्ट को ओएसिस कमीशन को बैठाया गया था कि भाई आप इस सेक्टर के लिए कुछ बताइए, क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं।
तो फिर उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही न्यू पेंशन स्कीम को डेवलप किया गया एंड इसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया गया फ्रॉम जनवरी 2004, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस पे नहीं अप्लाई किया। बाकी जो गवर्नमेंट की जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको ये बोल दिया गया, बता दिया गया कि भाई अब से दिसंबर 2003 से आपका ये वाली स्कीम हम हटा रहे हैं, आपको जो भी पेंशन मिलेगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू पेंशन स्कीम। एंड जो भी जनवरी 1 2004 से नए एम्प्लॉयज़ हायर करने थे गवर्नमेंट को, उनको भी बता दिया गया कि आपको पेंशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू NPS, ठीक है। सो इनिशियली क्या हुआ था कि जब ये आपकी अमेंडमेंट आई थी उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है उसने जिस रूल को अमेंड किया था उसका नाम आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, दैट इज़ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। इसको उन्होंने क्या किया था, अमेंड किया था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ NPS, ठीक है। एंड जो ये NPS है ये आपका ओल्ड सिटीज़न मॉडल पर बेस्ड है ये स्कीम। एंड इस स्कीम के अंदर आपके सभी सिटीजन्स चाहे वो 80 से लेकर 70 ईयर्स के हो वो NPS को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आपके इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं बेसिकली कि इसमें करते क्या है। इस स्कीम के अंदर क्या करते हैं कि आपका गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय है उसका 10% उसकी बेसिक सैलरी का, बेस सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस, ठीक है, बेस सैलरी प्लस डियरेंस जो अलाउंस है उसका 10% एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना होगा अपना पेंशन फंड के अंदर, ठीक है। एंड इतना ही सिमिलर आपका गवर्नमेंट 10% गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूट करेगी। ये दोनों का जाएगा पेंशन फंड के अंदर, दोनों का कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में जाएगा। एंड जो ये कॉर्पस आपका बनेगा, जो इकट्ठा हो जाएगा अमाउंट, अब इसमें से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस पेंशन फंड को अपने पास रख के नहीं रखती, वो क्या करती है किसी डिफरेंट आपके एन्यूटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करवा देती है ताकि इस पैसे के ऊपर एक इंटरेस्ट आपका बनता रहे, ठीक है, इस पर प्रॉफिट बनता रहे ताकि एक लार्ज सम ऑफ मनी इकट्ठा हो जाए जब तक एम्प्लॉय आपका क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि किस शेयर में कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस एन्यूटी में इन्वेस्ट करना है, ये आपका एम्प्लॉय डिसाइड करता है, ठीक है, कि उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। सो पूरा जो स्कीम में ये जो इन्वेस्टमेंट उसे एन्यूटीज़ में करनी है दैट इज़ बहुत रिस्की रहता है। जैसे आपको पता है कि जो शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दैट डिपेंड्स कि आपका मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो पैसा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, और अगर वो शेयर आपके डाउन चला जाता है उसका प्राइस शेयर का तो आपको पैसे नहीं मिलते, कम आपका नुकसान हो जाता है। सो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका यहीं पे क्रिटिसिज्म होता है इसी चीज़ पर लेकर कि एम्प्लॉय को जो ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है तो बहुत रिस्की अफेयर है। सो जो लास्ट में जब वो रिटायर होगा उसको जो बेनिफिट मिलेगा ना वो फिक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, उसके लिए कोई भी पैसा फिक्स नहीं रहा। सो ये इसका क्रिटिसिज्म बनता है न्यू पेंशन स्कीम का, ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि जो भी आपका लमसम इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का, जो भी आप रिटायर होते हो ना, जो भी कॉर्पस में पैसा रह जाता है आपका इकट्ठा हो जाता है उसका 60%, उस चीज़ का 60% जो है कॉर्पस का, वो तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपका एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है और वो टैक्स फ्री होगा, ठीक है। लेकिन जो बच जाएगा ना 40%, वो 40% वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एन्यूटीज़ में और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी न्यू पेंशन स्कीम। आई थिंक आपको समझ आई हो। सो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों के बीच में, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। सो देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर हम बात करें एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, निल, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट न्यू पेंशन जो स्कीम है आपकी, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय की तरफ से, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। और गारंटेड स्कीम में भी सेम रहेगा।
एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम में 100%, न्यू पेंशन स्कीम में आपका 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। ये न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन क्या है कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसका ना अमेंडमेंट कर दिया गया था 2018-19 में। इस टाइम अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन करेंगे ना वो 14% करेंगे, 10% नहीं करेंगे। इनिशियली क्या था, कंट्रीब्यूट 10% के लिए बोला था, फिर 2018 में बोल दिया हम 14% आपका कंट्रीब्यूट करेंगे। ये ट्रांजिशन किया था। एंड ये जो ट्रांजिशन किया गया था ये इसीलिए किया गया था ताकि इस स्कीम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। हमने जैसे अभी डिस्कस किया ना क्रिटिसिज्म, तो इसको लेकर बहुत लोग ससेप्टेबल थे कि हमें नहीं चाहिए, ये वाली स्कीम पसंद नहीं आ रही थी एम्प्लॉयज़ को इतनी। नेक्स्ट गारंटेड की अगर हम बात करें तो गारंटेड में भी सेम है, न्यू पेंशन स्कीम के जैसा ही है। ये हमने अभी बात कर ही लिया, 10% एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अगर 10% कंट्रीब्यूट करता है तो गवर्नमेंट भी 10 कर देगी, अगर एम्प्लॉय 14% करता है तो गवर्नमेंट भी 14 कर देगी कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट पेंशन की बात करें, सो ओल्ड पेंशन स्कीम में कितना मिलता है, जो भी आपका बेसिक प्लस डीए है सैलरी का, उसका 50% आपको पेंशन दिया जाता है। और जो न्यू पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिलेगी वो आपने कितना एक्यूमुलेट किया उस पर बेस्ड है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस का पॉइंट यही है, ध्यान देना। जीपीएस में क्या होगा, बेसिक पे का 33% तो दिया ही दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका गारंटेड पेंशन स्कीम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बर्डन ऑन एक्सचेकर, मतलब जो कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट कर रहा है उस पर कितना बर्डन पड़ने वाला है। सो ओल्ड पेंशन स्कीम में तो एंटायर कॉर्पस पेंशन का, क्योंकि यहाँ पे तो एम्प्लॉय ने तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, एम्प्लॉयर ही सारे दे रहा है पैसे, तो यहाँ पर सारे का सारा पैसा एम्प्लॉयर की जेब से जाता है। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपका कितना कंट्रीब्यूट करना होता था गवर्नमेंट को, 14%। ये तो बाद में अमेंड कर दिया तो इसलिए मैं 14 ही बोल रही हूँ। गवर्नमेंट को सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, 14% करना पड़ता था हर महीने, ठीक है। जीपीएस की अगर हम बात करें तो जीपीएस में कितना करना पड़ेगा अब गवर्नमेंट को, देखो 14% या 10% जो भी आपके एम्प्लॉय ने सेलेक्ट किया होगा उस अकॉर्डिंग वो आपका हर महीने हर साल आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। एंड साथ में क्या कंट्रीब्यूट और करना होगा गवर्नमेंट को, जो भी गैप होगा ना बिटवीन द फाइनल रिटर्न एंड द प्रॉमिस्ड पेंशन, जो 33% लास्ट विड्रॉन सैलरी बोला है वो, और जो फाइनली आपके बच गया है आपके पास जो भी कॉर्पस, उस अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी दी जाएगी। अगर मान लीजिए इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपका फाइनल रिटर्न कम आ रहा है, मान लो 23% ही बना है, लेकिन देने को बोला हुआ है गवर्नमेंट ने कि 33% देगा, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस रह गया ना वो आपका गवर्नमेंट अपनी जेब से देने वाले हैं, ठीक है। सो ये आपका है, तीनों के बीच में कंपैरिजन है। एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो क्योंकि आपका रिकमेंडेशन में जा सकता है कि ना आरबीआई ने 2003 में इनकी एक ग्रुप बनाया था जिसका हेड थे बीके भट्टाचार्य, ओके। एंड इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि आप ना ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का एक हाइब्रिड मॉडल को ही क्या करो, अडॉप्ट करो, ठीक है। सो इसको आप कोट कर सकते हो, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में कंपैरिजन ही है। सो ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या बोलता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। 2004 के बाद 2004 से पहले ये आपका अप्लाई होता था। न्यू पेंशन स्कीम को बोला जाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एंड गारंटेड पेंशन को क्या बोला जाता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट न्यू पेंशन जो स्कीम है आपकी, इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक सर्टेन परसेंटेज उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग क्या होता है पेंशन फंड के अंदर जाता है, एंड उतना ही परसेंटेज आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे हमने अभी किया था ना, प्राइवेट भी आपकी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर, है ना। सो एम्प्लॉयर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा वो। नेक्स्ट ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें, सो जो एम्प्लॉय है उसको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है, एंड वो कैलकुलेशन होती है उसकी जो भी लास्ट एवरेज थी ना सैलरी, लास्ट 10 महीने की जो सैलरी थी बिफोर रिटायरमेंट, उसका एवरेज लेकर उसके अकॉर्डिंग 50% दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, गारंटेड पेंशन स्कीम के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है
उसको इन्वेस्टमेंट रिस्क बेयर करना होगा एंड वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो आपका पेंशन बेनिफिट जो मिलेगा एम्प्लॉय को उसको पे करने के लिए, कि सफिशेंट पेंशन जो है वो एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट मिले। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका टिपिकली ऑफर किया जाएगा टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड कुछ आपकी प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया उनको भी ये आपका ऑफर किया जाएगा। वहीं पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर फंडिंग द पेंशन एंड ये कुछ कंट्रीब्यूशन जो है, कुछ परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का टूवर्ड्स द पेंशन फंड वो भी जाता है। अब उसकी बात करते हैं, ये है क्या, एम्प्लॉय कहाँ से करने लग गया कंट्रीब्यूट। सो ना बेसिकली ओपीएस जो स्कीम है ना उसमें एक प्रोविज़न और डाला हुआ था जिसे हम बोलते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ठीक है, ये ओपीएस में ये प्रोविज़न था एंड ये आपका अप्लाई होता था, अवेलेबल था ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना वो उन सभी को अलाउ किया हुआ था कि वो ना कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ परसेंटेज, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी टू द जीपीएस फंड। ठीक है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है ये आप याद रख सकते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसको कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी का अपनी मर्जी से आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका जो भी पैसा इकट्ठा होगा जीपीएफ के अंदर वो टोटल अमाउंट आपकी वो पूरी की पूरी एम्प्लॉय को दे दी जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये था जीपीएस। ठीक है, ये पूरा दे दिया जाएगा। ये पेंशन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन बस ये था कि एम्प्लॉय अगर मान लो कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए जोड़ना चाहता है तो उनको था कि हाँ ठीक है आप हमें देते रहिए, हम उसको स्टोर कर लेंगे, जैसे ही आप रिटायर होंगे आपको पूरा फंड दे दिया जाएगा। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर। ठीक है, सो कंफ्यूज ना होइएगा, जिसे बोलते हैं जीपीएफ। नेक्स्ट अगर हम एनपीएस की बात करें, सो एनपीएस के अंदर क्या होता है, जो भी फंड्स मिलते हैं उन सभी को इन्वेस्ट कर दिया जाता है इन वेरियस एसेट क्लासेस, मतलब इक्विटीज़, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब में उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है एंड ये आपका अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय होता है। हमने अभी बात की थी ना कि एम्प्लॉय बताएगा कि उसका पैसा जो है पेंशन फंड में जो जा रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एम्प्लॉय का रिस्क होता है कि वो कितना फ्यूचर में अपना कमाना चाहता है। मान लो एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं कैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं कि फ्यूचर में कभी मुझे जो पैसा निकालना पड़े उस बॉन्ड से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉय के ऊपर है वो कितना रिस्क लेना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, उस अकॉर्डिंग उसका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड रिटायरमेंट के टाइम पर जो आपका एम्प्लॉय है वो विड्रॉ कर सकता है उसका कुछ पोर्शन। हमने बात की 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, 60% उस कॉर्पस का, पूरे कॉर्पस में से, और जो बाकी का बच जाएगा उसका यूज़ किया जाएगा एन्युटीज़ को बाय करने के लिए, ताकि उसको हर महीने एक जो कहते हैं ना पेंशन है हर महीने वो दे दी जा सके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलती रहे। सो ये था आपका तीनों में डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। नेक्स्ट देखते हैं कि अब इनके अगेंस्ट क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, सो ओल्ड पेंशन स्कीम के अगेंस्ट तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि देखो आरबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक रीसेंट स्टडी की थी, उसमें आरबीआई ने बोला कि जो बर्डन है ना, अगर आप ओपीएस स्कीम की तरफ वापस जाते हो तो वो 4.5 टाइम्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एनपीएस। मतलब अब गवर्नमेंट जितना कंट्रीब्यूट कर रही है उसका 4.5 टाइम्स ज़्यादा गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना होगा अगर वो वापस से ओपीएस स्कीम की तरफ स्विच करती है तो। ठीक है, एंड साथ में उन्होंने बोला आरबीआई ने अगर स्विच कर दिया आपने तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के जेब के ऊपर कितना एडिशनल बर्डन और आएगा, 0.9% ऑफ जीडीपी एनुअली बाय 2060। मतलब 2060 तक इंडिया की जितनी भी जीडीपी होगी उसका 0.9% गवर्नमेंट को सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने में लगाना होगा। ठीक है, सो इसीलिए इस स्कीम को फिस्कली प्रूडेंट नहीं माना जाता कि ये अच्छा नहीं है गवर्नमेंट के लिए। ये बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल हो, उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, एंड आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हो
क्योंकि अगर हम मार्च 2023 तक की अगर बात करें तो अभी तक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एनपीएस स्कीम के सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने हैं, 23.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट के कितने हैं, ये तो सेंट्रल का था, स्टेट के कितने हैं, 60.7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब सोचो कितना ज़्यादा पैसा आपकी गवर्नमेंट्स देंगी सिर्फ पेंशन के लिए, ठीक है। एंड जो एक ये रिटर्न बेनिफिट है, इसकी वजह से क्या होगा, फिस्कली आपकी गवर्नमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर उसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट के पास ये जो पैसा सिर्फ पेंशन में देगी गवर्नमेंट, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने में जो पैसा ये लगाएगी गवर्नमेंट, ये आपका कहाँ नहीं लगा पाएगी, उसके पास जगह नहीं बचेगी इतनी कि वो कभी अपना गवर्नमेंट सोचे कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूँ, तो उसके लिए उसके पास स्पेस नहीं रहेगा, कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, ठीक है। सो ये ओपीएस के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म दिया जाता है। एनपीएस के साथ दिक्कत क्या है, एम्प्लॉयज़ को क्यों पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, ये इसीलिए पसंद नहीं आ रही है क्योंकि ना उनको अपनी बेसिक पे का 10% हर महीने क्या करना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है। तो आपकी जेब से पैसा देना पड़ रहा है आपको अपनी ही पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के, ठीक है। सो इसलिए पसंद नहीं आ रहा। जिसमें ओपीएस में अगर हम बात करें तो वहाँ उन्हें देना नहीं पड़ता था। वहीं पर अब दूसरा एडवांटेज क्या नहीं है इनको एनपीएस में, जीपीएफ जो हमने अभी बात करी, जनरल प्रोविडेंट जो फंड था, इसका एडवांटेज नहीं मिलता एनपीएस के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ पेंशन है वो भी फिक्स नहीं है। सो ये दोनों आपके इश्यूज़ हैं इनको लेकर। नेक्स्ट जो मेजर इशू है वो क्या था, हमने बात की थी एनपीएस में कि जो भी आपको लास्ट में जो फंड बचेगा आपके पास, आपने सारा इन्वेस्ट वगैरह कर दिया, वो आपका डिपेंड करता है अमाउंट ऑन द मार्केट के ऊपर, ठीक है। ये आपका रिटर्न बेस्ड एंड मार्केट लिंक्ड है ये स्कीम आपकी, ठीक है, कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होगा लास्ट में जब आप रिटायर हो रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कहाँ आपने इन्वेस्ट किया था। अच्छी जगह किया है जिसने आपको डबल रिटर्न दिया है तो ज़्यादा पेंशन मिल जाएगी। अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा और आपका पैसा डूब गया तो आपको पेंशन उतनी ही कम हो जाएगी उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए एनपीएस के साथ इश्यूज़ बताए जाते हैं, ठीक है। सो अगर अब आपको आंसर करना है तो अपना वे फॉरवर्ड क्या देना है आपको, आप तो वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं कि देखो गवर्नमेंट को ना ये जो टेम्पटेशन है शॉर्ट टर्म फिस्कल एंड पॉलिटिकल गेंस की, उसको छोड़कर लॉन्ग टर्म के जो इम्प्लीकेशन होंगे ना इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, उनको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सो जो अभी ये पॉलिटिकल गेन देखना चाह रहे हैं उसको छोड़ो, इलेक्टोरल रोल वगैरह सब छोड़ो, जो लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की उसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। सो ये था आज का आपका टॉपिक, मैंने ट्राई किया है आपको समझ आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।